Dear students, greetings of the day. This is Dr. Nancy, Assistant Professor, Department of Zoology, Government PG College for Women, Panchkula. Today I am going to discuss the topic Applied Genetics Part 2. This is in continuation with my previous presentation on Applied Genetics Part 1. In that we had discussed about the various aspects of applied genetics, that is eugenics, euthanics, euphanics, genetic counseling, and pedigree charting. So, in this lecture, we will start with the next aspect of applied genetics, that is prenatal diagnosis. Let's start the topic. Prenatal diagnosis. The genetic disorders they have hardly any cure. With advances in diagnostic techniques, it is now possible to diagnose many genetic disorders before the birth of baby. This is called as prenatal diagnosis. सो प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या होती है? जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम डिटेक्ट करते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ एनी इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड एज प्रीनेटल डायग्नोसिस, दैट इज बिफोर द बर्थ ऑफ इंडिविजुअल. So, prenatal diagnosis it forms an integral step in genetic counseling after marriage. So, जो married couples हैं, they can go for prenatal diagnosis to check any defect in their newborn. So, in this case, so there are certain conditions in which prenatal diagnosis is required. सो कई ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर प्रीनेटल डायग्नोसिस रिक्वायर्ड होता है. वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन है prenatal diagnosis is essential for the genetic disorders in which treatment is either absent or unsatisfactory. कई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट या तो नहीं है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो इस ऐसे केसेस के अंदर हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करवाते हैं. सेकेंड, disorders in which accurate prenatal diagnosis test is possible. तो जिन डिसऑर्डर्स का प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट अवेलेबल है उन केसेस के अंदर हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं. एंड थर्ड कंडीशन इज़ वेयर रिस्क टू प्रेगनेंसी सफिशेंटली हाई. तो जिन केसेस के अंदर रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि एज फैक्टर आता है, वुमेन का एज फैक्टर अगर वो 35 ईयर्स प्लस है, सो देयर इज़ रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी. तो उस केसेस के अंदर हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं. फोर्थ इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ सिवियर एनफ फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर इतना ज़्यादा है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ जाए. नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ एक्सेप्टेबल टू कंसर्न कपल्स. अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट कोई आता है प्रीनेटल डायग्नोसिस के अंदर, तो जिन कपल्स जो मेंटली रेडी होते हैं फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उन केसेस के अंदर हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करवाते हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज़ मैटरनल एज. मैटरनल एज जो होता है ये प्रेगनेंसी के जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे मैटरनल एज इंक्रीज़ होती है तो जो रिस्क होता है प्रेगनेंसी का वो इंक्रीज़ होता है. सो इसीलिए मैटरनल एज अगर 35 ईयर्स प्लस है, सो देयर इज़ chances that the child will likely to be suffered from genetic disorder. Next condition is if the parent is balanced ट्रांसलोकेशन करियर. तो अगर कोई पेरेंट ट्रांसलोकेशन करियर है तो उस केसेस के अंदर हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं. इन केस ऑफ ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एक्स लिंक्ड हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, तो उन केसेस के अंदर भी हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं. लास्ट कंडीशन इज कपल ऑलरेडी हैज़ वन चाइल्ड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. अगर कपल्स का कोई पहले चाइल्ड है जिसके अंदर ऑलरेडी जेनेटिक डिफेक्ट है, तो उस केसेस के अंदर हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं. सो ये सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर प्रीनेटल डायग्नोसिस रिक्वायर्ड होती है. अब आगे है प्रीनेटल डायग्नोसिस कौन कौन सी टाइप्स के हैं या कितनी टाइप्स की हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस. सो हियर इज़ द फॉलोइंग टाइप्स: amniocentesis, chorion villi sampling, third is ultrasonography, fourth is fetoscopy, fifth is fetal blood sampling, and sixth is maternal serum screening.
So we will discuss one by one. In this first two types of prenatal diagnosis we have already discussed in applied genetics part 1. So we will start with ultrasonography. अल्ट्रासोनोग्राफी को हम कहते हैं इकोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। ये नॉर्मली आपने देखा होगा जगह जगह अल्ट्रासाउंड सेंटर्स बने होते हैं, तो क्या होता है वो जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर हम हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं। तो वो जो वेव्स होती हैं वो एक इमेज प्रोड्यूस करती हैं जो स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी के अंदर है। सो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं बाय द क्रिस्टल्स ऑफ लेड जिरकोनेट। जब उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एक्साइट होती हैं, वाइब्रेट करती हैं और वो अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। अब आगे अल्ट्रासोनोग्राफी का कैसे वर्क करता है, और ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी है इसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब आगे इसकी हम वर्किंग समझते हैं, ये अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे वर्क करती है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं जब तक उन्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता कांटेक्ट करने के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा या इसका ये देखिए डायग्राम है, तो जो ये हाथ में पकड़ा हुआ है टेक्नीशियन ने या डॉक्टर ने, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है तो इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो होती हैं वो एमिट होती हैं, और वो अंदर कब तक एमिट होती हैं बॉडी के अंदर, जब तक उन्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता जहाँ जहाँ जिस पे वो कांटेक्ट कर सकें। तो सेम अमाउंट जो होती है जैसे ही उन्हें कोई ऑब्जेक्ट मिलता है कांटेक्ट करती हैं, तो वही जो साउंड है वो बैक मूव करती है, बैकवर्ड बाउंस होती है डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो नॉर्मली ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स दे आर जनरेटेड बाय द हैंड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर। तो इस ट्रांसड्यूसर को हम बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर मूव करते हैं एग्जामिन करने के लिए। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने इसके प्रिंसिपल के अंदर बताया, तो इसके अंदर क्या होता है, लेड जिरकोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करते हैं साउंड वेव्स के अंदर। तो जो साउंड वेव्स हैं वो डिटेक्ट करता है पल्स इको डिवाइस। तो क्योंकि हर टिश्यू की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, तो वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं साउंड वेव्स वो डिफरेंट रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम 2 डायमेंशनल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर होती है। सो दिस इमेज इज़ कॉल्ड एज सोनोग्राम। तो इसकी फ़ोटोग्राफ्स ये देखिए साइड के अंदर डायग्राम के अंदर इसकी फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। तो जो इमेजेस होती हैं इसके अंदर या वो स्टिल हैं या मूव कर रही हैं, दोनों ही टाइप की इमेजेस हम देख सकते हैं इसके अंदर। सो इसके एडवांटेजेस हैं, एक तो इसके अंदर रिस्क जो है रेडिएशन का जो एक्सपोज़र है वो नहीं है, इट इज़ नॉन इन्वेजिव क्योंकि सरफेस के ऊपर ही ये अप्लाई करते हैं। सो इट इज़ इन्वेजिव नहीं है और पेनलेस नहीं है, और इसके अंदर नो नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट, क्विक है, ये रेडिली अवेलेबल है, इसका हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है वो नहीं है वुमेन के अंदर, और इमेजेस जो होती हैं वो किसी भी प्लेन के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव। सो ये है अप्लाइड जेनेटिक्स की नेक्स्ट टेक्निक, प्री नेटल डायग्नोसिस की टेक्निक अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट टेक्निक इज़ फीटोस्कोपी। फीटोस्कोपी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फीटोस्कोप। फीटोस्कोप को हम अमनियोटिक कैविटी के अंदर हम इंसर्ट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया देके, और ये नॉर्मली की जाती है अराउंड 12 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो फीटोस्कोपी से हम लिम्ब मालफॉर्मेशन, फेशियल डिफेक्ट्स, जेनाइटल डिफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बट इसका जो प्रोसीजर है फीटोस्कोपी का, इसके अंदर रिस्क रहता है अबॉर्शन का 3 to 5%। नेक्स्ट टेक्निक इज़ फीटल ब्लड सैम्पलिंग। तो फीटल का जो ब्लड है वो हम 2 तरीके से ले सकते हैं, प्लेसेंटल एस्पायरेशन और सैम्पलिंग अंडर डायरेक्ट विज़न। तो प्लेसेंटा के अंदर जो बहुत मैटरनल और जो फीटल ब्लड्स हैं वो आता है प्लेसेंटा के अंदर। जब हम उसको सक करते हैं या उसको सैंपल को लेते हैं प्लेसेंटा से, तो उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर मैटरनल पार्ट भी है और फीटल पार्ट भी है, तो दोनों ही इसके अंदर ब्लड सेल्स आते हैं।
तो इसे हमें सेपरेट करना होता है मैटरनल और फीटल ब्लड को सैंपल को प्रोसेस करने से पहले, ताकि हमें सिर्फ फीटल ब्लड ही मिले, फीटल ब्लड की ही हम सैम्पलिंग करवा सकें। सेकेंड प्रोसीजर है फीटल ब्लड सैम्पलिंग को लेने का, सैम्पलिंग अंडर डायरेक्ट विज़न। तो इसके अंदर हम जो सैंपल है वो फीटोस्कोप के ज़रिए डायरेक्ट हम फीटस का सैंपल ले लेते हैं। तो दोनों ही केसेस के अंदर इसके अंदर रिस्क रहता है अबॉर्शन का 10%। और इनसे हम यूज़ करते हैं अगर काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया ए या इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो इन केसेस के अंदर ये सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर फीटल ब्लड सैम्पलिंग की ज़रूरत होती है। सो ये प्रोसीजर दिखाया हुआ है फीटल ब्लड सैम्पलिंग का, यू कैन सी इन द डायग्राम। तो कैसे, ये देखिए इसके अंदर फीटल ब्लड सैम्पलिंग के अंदर अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, ऊपर देखिए अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर दिखाया हुआ है, तो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से यहाँ पे नीडल इंसर्ट की जाती है फीटल ब्लड के अंदर, और अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर यहाँ पे सिरिंज इंसर्ट की जाती है ताकि जो फीटल ब्लड है उसका सैंपल लिया जा सके फॉर टेस्टिंग। नेक्स्ट टेक्निक है मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग। तो मैटरनल सीरम्स के अंदर एक प्रोटीन होती है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। तो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो मैटरनल सीरम जो स्क्रीनिंग होता है ये सारी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किया जाता है, क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो बहुत ही मेजर डिफेक्ट है और ये बहुत कॉमन डिफेक्ट है। तो इसीलिए हर एक जो, जैसे ही आजकल जो प्रेगनेंसी के अंदर जो एक टेस्ट कॉमन है वो ये अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का टेस्ट कॉमन है, ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का पता लगा जा सके। तो इसके अंदर देखिए रिस्क जो फैक्ट है इसके अंदर, ये हम क्यों करवाते हैं अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का टेस्ट, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो इतना कॉमन हो गया है। जो 90% जो बेबीज़ हैं और जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, उनके अंदर भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पाया जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सो इट इज़ अ मेजर डिफेक्ट। तो इस ये डिफेक्ट ना हो बेबीज़ के अंदर, तो इसीलिए हम मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग करते हैं। तो और ये जो होती है मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, ये नॉर्मली होती है 16 to 18 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो जितने ज़्यादा AFP मैटरनल सीरम के अंदर होती है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स, तो वो डिपिक्ट करता है कंडीशन जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी या फिर थ्रेटन्ड अबॉर्शन। जितना ज़्यादा लेवल हाई होगा उतनी ही ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर। तो जिनके अंदर ज़्यादा आता है AFP लेवल, तो उन्हें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए या अम्नियोसेंटेसिस के लिए, ताकि अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो वो डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट टेक्निक इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। सो टेक्निक जो होती है DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो इसके अंदर हम डिस्टिक्शन एंजाइम्स यूज़ करते हैं। This is a technique of using DNA fragments resulting from the restriction endonuclease enzyme cleavage to identify the particular individual. So this technique is called as DNA fingerprinting. तो ये DNA fingerprinting डेवलप की थी जेफरीज ने इन UK। और ये जो इसका प्रिंसिपल क्या है कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एक पर्टिकुलर DNA की सीक्वेंस है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर DNA की सीक्वेंस आती है वो आती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल DNA सीक्वेंस। तो जो DNA की जो इनहेरिटेंस है वो बड़ी स्टेबल है, और हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो DNA की सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। नॉर्मली 98% जो DNA होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जो होता है वो सिमिलर होता है। 98 सॉरी 90 नॉट 98 99% जो DNA होता है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल द इंडिविजुअल। तो जो रेस्ट जो 1% जो DNA है सिर्फ वही वेरी करता है, और जो 1% DNA है उसी के ही अंदर जो स्पेसिफिक पैटर्न है वही हम यूज़ करते हैं फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो जो स्टडी है DNA फिंगरप्रिंटिंग की, उसे हम यूज़ करते हैं टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, identification of criminals in case of murder or rape, and paternity test in case of disputed parentage.
सो ये जो टेक्निक्स हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जब जो स्ट्रेन हो जाते हैं वो बहुत ही पुराने हैं तब भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो इंडिया के अंदर जो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थी वो डेवलप की गई थी बाय डॉक्टर लालजी सिंह एंड हिज कोलीग इन सीसीएमबी हैदराबाद इन 1988। और इंडिया का जो फर्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंट था वो किया गया था इन जून 1989 फॉर सेटिंग ए डिस्प्यूट पेरेंटेज इन मद्रास। तो इस टेक्निक के अंदर हम करते क्या हैं, तो बेसिकली इसका हम मेथड्स हम इसका अभी हम स्टडी करेंगे कि हम एक्चुअली करते क्या हैं। तो ये जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसे हम साउदर्न ब्लॉटिंग भी कहते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसके अंदर जो 1% डीएनए जो मैंने आपको बताया हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करता है, तो वो हर जो स्पेसिफिक जो डीएनए सीक्वेंस होगी तो उसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो स्टेप 1 के अंदर देखिए टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे डीएनए स्ट्रैंड दिखाया, डीएनए है ये, तो इसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं। सो द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे आर यूज टू कट द हाई मॉलिक्यूलर वेट डीएनए स्ट्रैंड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। अब थर्ड स्टेप के अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शन, ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आए हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स अब हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और ऑन एग्रोस जेल के ऊपर, ताकि हम इसे सेपरेट कर सकें साइज़ के अकॉर्डिंग। सो हमारे पास साइज़ के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं जेल के ऊपर। उसके बाद हम इन फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेल्लोज की मेम्ब्रेन के ऊपर प्लेस कर देते हैं। So a sheet of nitrocellulose membrane is placed on the top of the gel। तो जैसे ही हमने नाइट्रोसेल्लोज की मेम्ब्रेन रख दी उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं इवनली टू द जेल, ताकि जेल और मेम्ब्रेन के बीच में कांटेक्ट हो जाए और जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो नाइट्रोसेल्लोज मेम्ब्रेन के ऊपर भी बाइंड कर लें। उसके बाद हम नाइट्रोसेल्लोज की मेम्ब्रेन को हम इंक्यूबेट करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 to 3 आवर्स के लिए, ताकि वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो परमानेंटली फिक्स हो जाएं। तो इंक्यूबेशन करने के बाद फिर ये जो मेम्ब्रेन है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन विद स्पेसिफिकली लेबल्ड डीएनए एंड आरएनए प्रोब्स। तो उसे हम स्पेसिफिक जो है जो डीएनए और आरएनए प्रोब्स हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है ऑलरेडी रेप्लिका है डीएनए बैंड्स का फ्रॉम एग्रोस जेल। उसके बाद हम मेम्ब्रेन को वॉश करते हैं ताकि कोई जो डीएनए नहीं बाउंड हुआ, जो अनबाउंड डीएनए है उसे हम रिमूव कर सकें। और जो एक्सरे फिल्म है उसे हम एक्सपोज करते हैं टू द हाइब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन टू गेट द ऑडियो रेडियोग्राफी। तो ऑडियो रेडियोग्राफी की हेल्प से जो बाउंड डीएनए है उसे हम डिटेक्ट करते हैं। ये देखिए लास्ट स्टेप के अंदर सिर्फ कुछ एक जो फ्रेगमेंट्स हैं जो डीएनए प्रोब्स के साथ जो बाइंड कर गए थे, और तो उन्हें हम ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये टेक्निक है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अब इसके अंदर इसका जो सिग्निफिकेंस है ये देखिए, इसके अंदर जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इससे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए को शो करती है, विच कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन with much more certainty than it is possible through the techniques of blood group. So this technique has shown that the possibility of two persons having the same pattern of DNA fingerprint is very rare. So ये देखिए, अगर हमें जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिस्प्यूट पेरेंटेज के लिए, या इन केस ऑफ एनी रेप और एनी मर्डर के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो भी स्ट्रेन अवेलेबल है क्राइम साइट के ऊपर, तो वहाँ से हम उसका डीएनए जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं क्राइम सीन से। देखिए अभी पर्टिकुलर हमारे पास बैंड आ गया और विक्टिम और जो सस्पेक्ट्स हैं
उनका भी हम डीएनए यहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए उनके बैंड्स जो हैं वो हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो एक यूनिक पैटर्न है, जो 1% जो डीएनए है जो हमें क्राइम सीन से मिला है, तो उससे हम मैच करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा सस्पेक्ट है जिससे मैच कर रहा है क्राइम सीन का। जैसे कि क्राइम सीन के देखिए पर्टिकुलर बैंड साइज़ ये आ रहा है, सस्पेक्ट 1 का जो बैंड साइज़ है और सस्पेक्ट 2 का जो बैंड साइज़ है वो आप देख सकते हैं। तो क्राइम सीन से जो है बैंड वो सस्पेक्ट 1 का मैच कर रहा है। तो जो यहाँ पे जो हमारा क्रिमिनल है वो कौन सा हो गया, सस्पेक्ट 1, क्योंकि यहाँ पे क्राइम सीन के ऊपर जो डीएनए है और सस्पेक्ट 1 का जो 1% जो डीएनए है वो इनके साथ मैच कर रहा है। सो इस तरीके से हम ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इन केस ऑफ मर्डर एंड पैटर्निटी टेस्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट पेरेंटेज। नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखिए ट्रांसजेनिक जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसवर्ड स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीन। सो इसके अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं डिज़ायर्ड जीन का या जीन फ्रेगमेंट्स का या क्रोमोसोम का या क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स का या फिर न्यूक्लियाई का फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। सो ट्रांसफ़र किसी भी चीज़ का हो सकता है, जीन का हो सकता है, जीन फ्रेगमेंट्स का हो सकता है, क्रोमोसोम का, क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स का, न्यूक्लियोलाई का, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसफॉर्म्ड एनिमल्स। जबकि अगर हम बैक्टीरिया के अंदर अगर हम यही सेम टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, that is uptake of genes by the cells of bacteria or other microbe is called as transformation। अब ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसजेनेसिस के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो जो हमने डिस्कस किया कि अगर वो ट्रांसफ़र जीन का है, जीन फ्रेगमेंट्स का है, न्यूक्लियाई का है, तो हम अलग अलग स्ट्रक्चर का कैसे ट्रांसफ़र होता है वो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियोलाई। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोलाई ट्रांसफॉर्म करना है तो वो हम कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है उसका। सो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ होल न्यूक्लियस फ्रॉम द सोमैटिक सेल ऑफ डोनर टू द इन्यूक्लिएटेड एग ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। सो वी ऑल नो न्यूक्लियस क्या है, टोटिपोटेंट सेल्स हैं नॉन न्यूक्लियस। तो इसके अंदर हम जो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल से हम न्यूक्लियस आइसोलेट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के ई न्यूक्लिएटेड, जो कि ई न्यूक्लिएटेड स्टैंड्स फॉर जिसका न्यूक्लियस हमने रिमूव कर दिया है जिस एग का, तो सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म के ई न्यूक्लिएटेड एग के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर देना है। सो सब उसके लिए सबसे पहले हम जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग्स हैं उसे हम ट्रीट करते हैं विद केमिकल साइटोचैलेजिन बी, और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि जो इन्यूक्लिएटेड एग्स हैं वो सुपर नेटेंट के अंदर ही रहें। इसी तरीके से जो कार्योप्लास्ट है उसे हम ऑब्टेन करते हैं सिमिलर वे से। कार्योप्लास्ट क्या होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोलाई विद ओनली रेजिडुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस ही है जो कि हमने डोनर से आइसोलेट करना है उसकी सोमैटिक सेल से। तो डोनर से हमने कार्योप्लास्ट आइसोलेट कर लिया, दैट इज़ न्यूक्लियस आइसोलेट कर लिया, और हमने रेसिपिएंट से उसके जो फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड जो एग है वहाँ से हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। उसके बाद हम दोनों को फ्यूज़ करेंगे। ये देखिए दिस इज़ द टेक्निक। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर oocyte का न्यूक्लियस इन्यूक्लिएटेड जो एग सेल है जो रेसिपिएंट की उसका हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया बाय नीडल, तो हमारे पास आ जाता है इन्यूक्लिएटेड oocytes। उसके बाद हमने डोनर से हमने उसकी सोमैटिक सेल ली, सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस आइसोलेट किया और उस न्यूक्लियस को हमने ऐड कर दिया ई न्यूक्लिएटेड oocyte के अंदर। उसके बाद उनका फ्यूज़न करवाया
और फ्यूज़न करवा के उसे हमने ट्रांसप्लांट कर दिया किसी सरोगेट मदर के अंदर। तो सरोगेट मदर के अंदर डेवलप करने के लिए उसको इम्प्लांट कर दिया, उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। सो इस तरीके से हमने एक सेल से न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करा दूसरी सेल के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए हम इसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसे हम डाइसेक्ट कर लेते हैं। एम्ब्रियो को हम 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं, बाइसेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो पार्ट है जो बाइसेक्टेड एम्ब्रियो का, उसे हम मतलब सिंगल जो एक पार्ट आया जो एम्ब्रियो का, उसको डाइसेक्ट करने के बाद उस एक पार्ट को हमने इन्यूक्लिएटेड एग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद फिर उसको इंसर्ट कर दिया सरोगेट मदर के अंदर फॉर डेवलपमेंट। सिमिलर टेक्निक है जस्ट लाइक द ट्रांसफ़र ऑफ होल न्यूक्लियस, बस इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, एम्ब्रियो को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे हमने डोनर से सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस आइसोलेट किया था, तो इस केस के अंदर हम एम्ब्रियो को 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करके एक पार्ट एम्ब्रियो का वो इम्प्लांट कर देते हैं इन्यूक्लिएटेड एग के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोम्स और द क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स देखिए न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स को हम आइसोलेट करते हैं और जो क्रोमोसोम्स की बेस्ट विजिबल स्टेज है वो है मेटाफेज। तो हम मेटाफेज से क्रोमोसोम्स को आइसोलेट कर लेते हैं बाय हाइपोटोनिक लाइसिस। उसके बाद जो हमारी रेसिपिएंट सेल्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम फ्यूज़ करवाते हैं विद कैल्शियम फॉस्फेट और उन दोनों को इंक्यूबेट कर देते हैं। सो जो न्यूक्लियस है रेसिपिएंट सेल का, वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है आइसोलेटेड क्रोमोसोम्स के अंदर। जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐड हो जाते हैं रेसिपिएंट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो इस वे से हम ट्रांसफ़र करते हैं क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन इनटू द एग। सो इस केस के अंदर भी हम क्या करते हैं, डीएनए को हम इमोबिलाइज्ड करते हैं बाय अप्लाइंग द सक्शन प्रेशर। तो इसके अंदर हम रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, जिसके अंदर जो ऑलरेडी हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है वो हम प्लाज्मिड के अंदर हम ऐड कर लेते हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। फिर उस प्लाज्मिड को हम माइक्रो इंजेक्ट या हम इंसर्ट करते हैं इनटू द फर्टिलाइज्ड एग बिफोर द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब हो चुकी है, बस फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, बट लेकिन जो मेल और जो फीमेल जो प्रो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं किया। तो उस टाइम पे हम रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को ऐड कर देते हैं ताकि मेल और फीमेल न्यूक्लियस जब वो फ्यूज़ करें तो साथ ही साथ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी फ्यूज़ कर जाए, तो ताकि जो हमारे इंसर्टेड जीन है वो होस्ट के जीनोम के अंदर ऐड हो जाए और मेंडेलियन मैनर के अंदर वो आगे ट्रांसफ़र हो जाए, इनहेरिट हो जाए। ये देखिए ये टेक्निक है। तो इसके अंदर हम डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, पहले हम एग को इमोबिलाइज करते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर जो है रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है उसके अंदर हम ऐड करते हैं बिफोर द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन जो है ये अभी रिसेंटली जो टेक्निक है वो वाइडली यूज हो रही है टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक माइस, चिकन, काउ, फिश, पिग, रैबिट्स एंड शिप। सो प्लाज्मिड्स के अलावा कई वायरसेस हैं, रेट्रोवायरसेस, वैक्सीना वायरसेस, एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस, हर्पस वायरसेस, बोवाइन पैपिलोमा वायरसेस। ये रिसेप्टर के तरीके से यूज़ किए जाते हैं टू ट्रांसफ़र द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। और ड्रोसोफिला के अंदर पी एलिमेंट्स यानी कि ट्रांसपोजोन्स यूज़ होते हैं एज वेक्टर। सो दिस इज़ द टेक्निक, डीएनए ट्रांसजेनिक माइस कैसे माइक्रो इंजेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके अंदर सेम वही प्रोसीजर है। उसके अंदर एग से सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन से उसे इमोबिलाइज किया जाता है। उसके बाद जैसे ही वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया जाता है बिफोर द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। उसके बाद फ्यूज़न होती है और फ्यूज़न होने के बाद वो जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है वो होस्ट के जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के आते हैं और जो इंसर्टेड जीन हमने जो ऐड किया था वो कैरी करते हैं इंसर्टेड जीन।
नेक्स्ट इज टारगेटेड जीन ट्रांसफ़र। सो टारगेटेड जीन ट्रांसफ़र ये पहले बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर यूज़ होती थी, लेकिन ओलिवर स्मिथ ने ये टेक्निक जो है सबसे पहले यूज़ की थी ह्यूमन सेल्स के अंदर बाय ट्रांसफरिंग बीटा ग्लोबुलिन जीन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो ये जो टेक्निक है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है ड्यू टू फर्स्ट presence of homologous DNA sequences at the targeted site. Second, involvement of vector carrying the foreign genes. Third, use of marker genes to select the cells transfected with transferred gene at the targeted site. Next is gene targeting using the embryonic stem cells. सो इसके अंदर जो कल्चर्ड जो हमने स्टेम सेल्स ली हैं विद द वैक्टर, तो इसके अंदर हम जो स्टेम सेल्स हैं उसे हम ऐड करते हैं विद वैक्टर कैरिंग द डिज़ायर्ड जीन। तो हम स्टेम सेल्स के अंदर ही जो एम्ब्रियो के टाइम पे ब्लास्टुला स्टेज से हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आइसोलेट करके उनके अंदर हम अपना टारगेटेड जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि जो टारगेटेड जीन है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ही हम उसे इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि ब्लास्टोसिस्ट से ही वो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होना है, तो उसी टाइम पे वो जीन जो है वो इंसर्ट हो जाए और ऑफस्प्रिंग के अंदर वो डिज़ायर्ड जीन आए। तो इसके अंदर जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आइसोलेट करते हैं और स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो हम ऐड कर देते हैं वेक्टर के अंदर, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और वेक्टर की जब हम फ्यूज़न करवा देते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्टिंग ब्लास्टोसिस्ट है उसे हम इनकॉर्पोरेट करते हैं सुरोगेट मदर के अंदर फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। तो इस वे से भी हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। ज़्यादातर जो टेक्निक्स ट्रांसजेनिक माइस जो हैं वो इसी वे से ही प्रोड्यूस की जाती हैं। सो ये कल्चरल की जाती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। पहले हम कल्चरली आइसोलेट करते हैं, फिर उसको टारगेट करते हैं विद वैक्टर, और उसे फिर हम इंजेक्ट करते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, फिर उसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं सरोगेट मदर के अंदर, और उसके बाद हम ट्रांसजेनिक माइस हमें प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ द डायग्राम। ये देखिए डायग्राम के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने स्टेम सेल्स ले ली एम्ब्रियो से, और उसके अंदर हमने जो अपना टारगेटेड जीन डाला, और उस टारगेटेड जीन को हमने जो ये स्टेम सेल्स हैं उसे हमने स्टेम सेल्स विद टारगेटेड जीन उसे हमने इम्प्लांट कर दिया ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, और उस ब्लास्टोसिस्ट को हमने ऐड कर दिया सुरोगेट मदर के अंदर। तो जो हमारे पास ट्रांसजेनिक ब्रीड आती है इसके अंदर। अब आगे है इसका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसजेनेसिस का, क्योंकि देखिए ट्रांसजेनिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना एक डिज़ायर्ड जीन है वो ऐड कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो नेचुरली जो जीन है वो क्या होगा, हाई क्वालिटी का होगा, वो बेटर प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा होगा, या बेटर ग्रोथ फैक्टर होगा, या ग्रोथ हार्मोन होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म आते हैं वो क्या होते हैं, बेटर ट्रेट के होते हैं देन द नॉर्मल ऑर्गेनिज़म। सो ये सिग्निफिकेंस है इसका। फर्स्ट, इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ लाइव स्टॉक। तो इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि हम ग्रोथ हार्मोन अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इंक्रीज्ड ग्रोथ आती है लाइव स्टॉक की और फिश की। एग्जांपल हैं कॉमन कार्प, कैट, सालमन, ज़ेब्रा फिश। तो और इसके अंदर जो ट्रांसजेनिक फ़िश है उनके अंदर जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो जो ट्रांसजेनिक फ़िश होती हैं वो ऑलमोस्ट डबल साइज़ की होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक फ़िश, बिकॉज उसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है और वो डबल साइज़ के अंदर होता है या डबल क्वांटिटी के अंदर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक फ़िश। सो इस वजह से इनके अंदर इंक्रीज्ड ग्रोथ होती है। सेकेंड इज़ इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड वूल प्रोडक्शन इन शिप। तो वूल प्रोडक्शन के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जैसे कि सिस ई एंड सिस एम, जो कि कैरेटिन प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं वूल के अंदर। कैरेटिन प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वूल प्रोडक्शन के लिए, तो उनकी इंक्रीज्ड सिंथेसिस करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो ब्रीड्स आती हैं शिप की वो क्या होती है, इम्प्रूव्ड, उनके अंदर ज़्यादा वूल प्रोडक्शन होती है।
ये देखिए यहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल, पहला मैंने आपको फ़िश का एग्जांपल दिया। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जो नीचे वाली फ़िश है वो है नॉन ट्रांसजेनिक फ़िश और ऊपर वाली जो फ़िश है वो है ट्रांसजेनिक फ़िश। ऑलमोस्ट इसका जो साइज़ है वो डबल है, डबल से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं। इसके अंदर जो उसका वेट है और साइज़ है वो डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। और सेकेंड फिगर के अंदर आप देख सकते हैं वूल की क्वालिटी। जो ट्रांसजेनिक वूल है, जो ट्रांसजेनिक शिप है, उसके अंदर जो वूल की क्वालिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक शिप। थर्ड इज़ ट्रांसफेक्शन इन मॉलिक्यूलर फार्मिंग। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग के अंदर हम यूज़फुल प्रोटीन्स और जो ड्रग्स हैं वो हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम मिल्क एंड ब्लड ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक जो गोट है इसके अंदर विद LATPA protein which dissolve the blood clot and are useful for treating coronary thrombosis। तो हम यूज़फुल प्रोटीन्स जो हैं वो हम आइसोलेट करते हैं ट्रांसजेनिक कोट से, उनके ब्लड से और मिल्क से। फिर उसे हम यूज़ करते हैं उन प्रोटीन्स को इन फॉर ट्रीटिंग द वेरियस डिजीज़ लाइक कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। इसी तरीके से काफ़ी सारी हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक जो ईव हैं वो प्रोड्यूस करती हैं AT प्रोटीन इन देयर मिल्क, और वो लीथल डिजीज़ एम्फाइसीमा के लिए वो यूज़ होती हैं। आगे नेक्स्ट है ट्रांसफेक्शन ऑफ कल्चर्ड मैमेलियन सेल्स। तो इसके अंदर ट्रांसफेक्शन इट हैज़ बीन यूज्ड टू एक्सटेंसिवली फॉर डिटेक्टिंग द कैंसर जीन्स एंड देयर जीन थेरेपी। तो इसके अंदर हम रेट्रोवायरसेस और एडिनोवायरसेस हम यूज़ करते हैं, यानी एक DNA हम यूज़ करते हैं एज वेक्टर एंड फॉर जीन थेरेपी। उसके अलावा बेसिक स्टडीज़ के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन जीन का स्टडी करने के लिए, टू प्रोड्यूस द डिजीज़ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये था ट्रांसजेनेसिस के बारे में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाइड जेनेटिक्स पार्ट 1 हमने काफ़ी सारी जो एस्पेक्ट्स हैं अप्लाइड जेनेटिक्स के वो हमने कवर किए हैं, जैसे कि यूजेनिक्स, यूथैनिक्स, यूफैनिक्स, जेनेटिक काउंसलिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस, फीटल ब्लड स्क्रीनिंग, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड ट्रांसजेनेसिस। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, और आप ये क्वेश्चन बैंक है, इसके साथ ही आप ये सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूजेनिक्स, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ यूजेनिक्स। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसजेनेसिस। Fourth question is give the aim of prenatal diagnosis. Fifth question is define amniocentesis. Sixth question is differentiate positive and negative eugenics. Seventh question is what is genetic counseling. Eighth question is differentiate transfection and transformation. Next, very short answer type questions. First question is what is negative eugenics? Describe the various steps of negative eugenics. Second question is enumerate the significance of transgenesis. Third question is define DNA fingerprinting, explain the technique. Fourth question is define amniocentesis, discuss its use. Fifth question is define positive eugenics, discuss the various steps. Sixth question is define genetic counseling, discuss its significance before marriage. Seventh question is list some examples of transgenic animals. So now long answer type questions. So first question is define eugenics, explain the various steps of positive and negative eugenics. Second question is discuss transgenesis in detail. Third question is what is DNA fingerprinting? Explain the mechanism of DNA fingerprinting, give its significance. Fourth question is define transgenesis. Describe the various method of transgenesis and give its significance. Thank you very much.